जब नाउन के रूप में यूज होते हैं तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम इन्फिनिटिव्स और जेरेंड्स इनके बारे में कुछ सीखेंगे। पिछली वीडियो में जब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बता रहे थे तो हमने देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनिटिव भी होती हैं, जेरेंड्स भी होती हैं और पार्टिसिपल्स भी होती हैं। तो आज हम इन्फिनिटिव और जेरेंड्स इनका यूज देखेंगे और कहां पर हमने जेरेंड को यूज करना है, कहां पर हमने इन्फिनिटिव को यूज करना है और कहां पर दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के अर्थ में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। हमने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि जेरेंड और इन्फिनिटिव दोनों नाउन की तरह यूज होते हैं या मेन वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होते हैं। जब नाउन के रूप में यूज होते हैं तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो पहले देखिए कि इन्फिनिटिव का यूज, ये इन्फिनिटिव का यूज है, ये किन किन परिस्थितियों में होता है। पहले तो इसका रूप देख लें। इसका रूप आमतौर पे 2 प्लस वर्ब होता है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका यूज होता है। जैसे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो लाइक इसमें मेन वर्ब है, टू प्ले इंफिनिटिव है, तो यूज हुआ एज ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब लाइक, और इसका रूप हुआ 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार इन्फिनिटिव का यूज 2 के बगैर होता है, यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वो परिस्थितियां जब होती हैं जबकि आप जो मेन वर्ब है ऐसे यूज करें जिसका सेंसेशन से संबंध हो, हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंध हो। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, इसमें लाइक मेन वर्ब है, टू प्ले इंफिनिटिव है। अगर लाइक की जगह ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कोई वर्ब हो, जैसे सी का मतलब देखना, वॉच भी देखना होता है, फील एहसास करना, ये भी ज्ञानेंद्रिय से संबंध है, हियर सुनना, इसका भी ज्ञानेंद्रिय से संबंध है। इसी तरह से नोटिस, ऑब्जर्व, तो इस तरह के जब शब्द हों जो कि मेन वर्ब के लिए प्रयोग हुए हों तो आप इन्फिनिटिव लगाते हुए टू नहीं लगाते। जैसे मैंने उसे फुटबॉल खेलते हुए देखा, आई सॉ, मैंने
उसको देखा, हिम, फुटबॉल खेलते हुए, प्ले फुटबॉल। मैंने उसे फुटबॉल खेलते हुए देखा। देखिए यहां पर ये जो प्ले का यूज है ये इंफिनिटिव के रूप में है। अगर यहां पर सा नहीं होता, यानी जो मेन वर्ब है उसका संबंध ज्ञानेंद्रिय से नहीं होता, तो टू आ जाता जैसे यहां आया। तो यहां से टू खत्म हो गया। इसी तरह से अगर मैं कहूं आई हर्ड हिम, I heard him saying so. Say so हो जाएगा, to से नहीं है। मैंने उसे ऐसा कहते हुए सुना, I heard him say so. मैंने उसे ऐसा कहते हुए सुना। मैंने उसे एक गाना गाते हुए सुना, I listened him sing a song. मैंने उसे गाना गाते हुए सुना। यहां पर सिंग आया, टू नहीं आया, क्योंकि इनका लिसन, हियर, सी, वॉच, एक और देख लें, इनका ज्ञानेंद्रियों से संबंध है। मैंने नर्स को उसके घाव की पट्टी करते हुए देखा, आई saw the nurse dress his wound। कोई पंजाबी बंगाली साथ साथ ना बैठे हो, क्योंकि ये सब प्रोनाउंस करने में दोनों को अलग अलग शब्द बोलने में सुनेंगे। I saw the nurse dress his wound। मैंने नर्स को उसके घाव की पट्टी करते हुए देखा। अब देखिए एक और चीज मैं लगे हाथ आपको बता दूं, यहां पर आप जब ड्रेस का यूज कर रहे हैं तब एज इंफिनिटिव कर रहे हैं, पर क्योंकि यहां ज्ञानेंद्रिय से सब संबंधित मेन वर्ब है इसलिए टू नहीं रहे हैं। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस, I saw the nurse dressing his wound। यहां पे ड्रेसिंग आया, ये जेरेंड है। अब I saw the nurse dress his wound, I saw the nurse dressing his wound, इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता दूं, बड़ा ध्यान से सुनने की बात है। इसका मतलब है कि मैंने नर्स को उसके घाव की पट्टी करते हुए पूरे को देखा, जैसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने ठीक, या फिर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने ठीक से की है कि नहीं की, तब आएगा इंफिनिटी। यानी शुरू से लेकर आखिर तक पूरे एक्शन को, ड्रेसिंग के पूरे एक्शन को मैंने देखा, तब आप इंफिनिटी यूज करते हैं। I saw the nurse dress his wound, इसका मतलब है कि मैंने उसके घाव की पट्टी करते हुए जेरेंड यूज करते हैं। I saw the nurse dressing his wound,
इसका मतलब है कि आप शायद निकल रहे थे वहां से और वो पट्टी कर रही थी। आपको सिर्फ इतना पता है कि वो पट्टी कर रही थी, आपने पूरी प्रक्रिया को नहीं देखा पट्टी करने की को, पर पट्टी करते हुए एक बार उसको देख लिया, ये फर्क है। इसी तरह से जब आप कहें कि आई सॉ हिम प्ले हॉकी, इसका मतलब है कि आपने उसको हॉकी खेलते हुए देखा, पूरा मैच देखा उसको। और जब आप कहें आई सॉ हिम प्लेइंग हॉकी, इसका मतलब है कि आपने उसको जब वो हॉकी खेल रहा था उस टाइम एक बार उसको देख लिया। इसी तरह से अगर आप कहें कि आई सॉ द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने मिस्त्री को मेरी गाड़ी को ठीक करते हुए देखा, यानी जब वो पूरी शुरू से लेकर आखिर तक जब उसने रिपेयर की तो मैं उसको देखता रहा, इसका मतलब ये है। और जब आप कहें कि आई सॉ द मैकेनिक रिपेयरिंग माई कार, इसका मतलब है कि आप वहां से गुजर रहे थे और मैकेनिक गाड़ी को ठीक कर रहा था और आपने देख लिया, ये मतलब है इसका। अब बात आई थी कि इंफिनिटिव का यूज कौन सी परिस्थितियों में टू के बिना होता है, यानी सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। और उसका हमने बताया कि एक तो उन परिस्थितियों में टू नहीं लगता वर्ब से पहले इंफिनिटिव बनाते हुए, जब मेन वर्ब सेंसेशन की बात करें, ज्ञानेंद्रियों की बात करें, देखना, सुनना, महसूस करना, इनकी बात करें तो टू के बगैर ही इंफिनिटिव लगता है। दूसरा यूज, जब आप इंफिनिटिव से पहले इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, जैसे रेदर, रेदर देन और बेटर, हैड बेटर, इस तरह का एक और शब्द है। तो ये कुछ रेदर और बेटर से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जिनके बाद अगर आप इंफिनिटिव लगाएंगे तो इंफिनिटिव के साथ टू नहीं लगेगा, टू के बिना ही वर्ब आएगी, टू के बिना ही वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। इसी तरह से जब आप बट और एक्सेप्ट, ये दो शब्द बट और एक्सेप्ट, जब आप इनका प्रयोग करेंगे तब भी आपने इंफिनिटिव में टू नहीं लगाना है और सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगा के ही इंफिनिटिव बना देना है। जैसे देयर इज नो अल्टरनेटिव बट हेल्पिंग, और कोई चारा नहीं है, उसकी मदद करनी पड़ेगी। देयर इज नो अल्टरनेटिव but to help him out। ये बट आ गया इसके, ओ सॉरी, ये तो बताना ही था कि टू नहीं लगाना है, ये टू नहीं लगेगा यहां पर। देयर इज नो अल्टरनेटिव बट हेल्प हिम आउट, टू नहीं लगेगा वहां पर। इसी तरह से जैसे रेदर का बताया था, मैं मर जाऊंगा पर भीख नहीं मांगूंगा, आई शैल डाई रेदर देन बेग, आई शैल डाई, मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा rather than beg, मैं मर जाऊंगा पर भीख नहीं मांगूंगा। I shall die
ये था इसका मतलब। और जैसे कह रहा हो कि कोई कहे कि भाई नकल करूंगा पास हो जाऊंगा, पेपर आउट करवाऊंगा पास हो जाऊंगा, अगर हमने उसको ये कहना हो कि इस सब से बेहतर है तू मेहनत कर, तो हम कहेंगे उसको इट इज बेटर फॉर यू वर्क हार्ड। वहां पर टू नहीं लगाएंगे उससे, इट इज बेटर फॉर यू वर्क हार्ड, या सीधा बोलेंगे बेटर यू वर्क हार्ड, बेहतर है कि तुम मेहनत ज्यादा, बेटर यू वर्क हार्ड। ये था। अब एक और देखिए परिस्थिति होती है जिसके अंदर आपने इंफिनिटिव के यूज में थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे एक चेंज ये था कि आपने टू नहीं लगाना है इन परिस्थितियों में, यानी जब मेन वर्ब सेंसेशन से संबंध रखती हो, या इंफिनिटिव से पहले रेदर और बेटर, रेदर देन, हैड बेटर इनका प्रयोग हो, और या फिर इंफिनिटिव से पहले बट और एक्सेप्ट का प्रयोग हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें आप टू भी लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म भी लगाते हैं, और टू से पहले कुछ और भी लगाते हैं, और वो वर्ड है हाउ। और ये उन चीजों के लिए लगता है जब आप ऐसी किसी चीज के सीखने की कोशिश, सिखाने की या सीखने की कोशिश कर रहे हो जिसमें स्किल इन्वॉल्व हो। और स्किल होती है कि जिस काम को सीखने की कोई विधि हो, जैसे खाना बनाने की एक विधि है रोटी बनाने की। किसी आदमी को आप कितने भी बार बोले, कितने भी वीडियो दिखा लें उसको कि रोटी कैसे बनती है, सिर्फ वीडियो देख के वो आदमी रोटी नहीं बना सकता, उसको बनाकर खुद करके देखनी पड़ेगी, तो वो स्किल है। इसी तरह से किसी को आपने साइकिलिंग सिखानी हो, साइकिल चलाना, आप कितना भी लेक्चर उसको दे लें, कितनी वीडियो दिखा लें, कितने आदमियों को दिखा लें कि ये देखो ऐसे पेडल मारना है, स्टीयरिंग को संभालना है, जब तक वो खुद चला के नहीं देखेगा वो नहीं सीख पाएगा। तो ये स्किल्स। तो जब आप किसी स्किल की बात करें, इंफिनिटिव ऐसा वर्ड हो जो स्किल से संबंध रखता हो, तो उसमें आपने हाउ लगाना। जैसे आपने कहना हो कि मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम लर्निंग अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में टू राइड ए बाइसाइकिल आएगा, बट क्योंकि ये स्किल है तो हाउ टू राइड आएगा, हाउ टू राइड ए बाइसाइकिल, या घोड़ा घुड़सवारी, हाउ टू राइड ए हॉर्स। वह खाना बनाना सीख रही है, शी इज लर्निंग हाउ टू कुक फूड, हाउ टू बाई। तो ये हाउ टू का यूज है। ये ऐसे सेंटेंस बहुत बार आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स के, आप टू राइड ए बाइसाइकिल यूज करें लर्न के बाद, या हाउ टू राइड ए बाइसाइकिल यूज करें। इस तरह के सेंटेंस बहुत बार आते हैं, तो थोड़ा सा इसके ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप आ जाएगा। और अगली वीडियो में शायद हम इस तरह के कुछ सेंटेंस लाएंगे जिनमें सेंटेंस होंगे और उनमें गलतियां हम पॉइंट आउट करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई आप गलतियां देखें, बताएं, फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप इस वीडियो पर जब आप देख रहे होंगे, तो इस वीडियो पे अपनी लाइक या डिसलाइक का
इजहार करेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि जो इसमें बताया गया वो आपको समझ आया कि नहीं आया। समझ आया तो नेचुरली आप लाइक दबाइए, हमें पता लगे, तो हम अगली वीडियो तैयार करें, उसमें डिस्कस करें। नहीं समझ आया तो अगली वीडियो में जाने का फायदा नहीं है। इसी तरह से एक और मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा, जो लर्नर्स हैं, नए लर्नर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, कि आप वीडियो को एक सीक्वेंस से देखें। जो वीडियो पहले बनाई गई हैं उनको पहले देखें, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करके उससे रिलेटेड सेंटेंसेस की, जैसे सबसे पहले हमने बनाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे देख के और उसके बाद उसकी किसी ग्रामर की बुक से उस पे एक्सरसाइज करके सेंटेंसेस की, फिर आप पास्ट इंडेफिनिट की या अगली वीडियो को देखें। अब आगे नेक्स्ट एक और बात हमने जो बतानी थी वो ये बतानी थी कि जब दो इन्फिनेटिव लगे हो, एक ही वाक्य में दो इन्फिनेटिव हो, तो आपने पहले वाले के साथ टू लगाना है और दूसरे वाले के साथ टू नहीं लगाना है। जैसे मैं कहूं कि आज मेरी इच्छा या आज मेरा इरादा इस वीडियो को तैयार करने का भी है और अपलोड करने का भी है, तो ऐसे लिखेंगे, आई intend to prepare, ये आ गया इंफिनिटिव। अब and to upload this video today। देखिए मेन वर्ब इंटेंड, दो इन्फिनेटिव है, टू प्रिपेयर और टू अपलोड। तो कहना यह था कि आपने इस टू को नहीं लगाना है, आमतौर पे इसको ओमिट किया जाता है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वर्ब के साथ इस इन्फिनेटिव में टू पहले लग चुका है। ये बात थी एक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। एक और चीज, कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आप प्रीपोजिशन लगा देते हैं एंड में। जैसे मेरे पास एक पेन है लिखने के लिए, या मेरे पास लिखने के लिए एक पेन है, तो आप इसका सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव ए पेन टू राइट। अब जो राइट है और पेन है, इन दोनों का एक संबंध है। पेन लिखने के लिए होता है या पेन से आप लिखते हैं, तो ये जो से है ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन इसमें एंड में लगता है। आई हैव ए पेन टू राइट विथ, ये कंप्लीट सेंस हुआ, कंप्लीट सेंस वाला वाक्य हुआ। आई हैव ए पेन टू राइट विथ, मेरे पास लिखने के लिए एक पेन है, या उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। दे do not have a house to live in, to live in, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। लिव इन, इन आ गए क्योंकि घर में रहते हैं, तो प्रेपोजिशन इन हुआ। ये भी एक बात थी। वेरी ऑफन ऐसा होता है कि आप प्रेपोजिशन को मेंशन कर देते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाती है। और इसके अलावा इंफिनिटिव में हम बताना चाह रहे थे कि एक वर्ड या एक फ्रेज ऐसा है जिसमें हमेशा ही इंफिनिटिव आएगा। बहुत जगह तो ऐसा है कि जिसमें हमेशा ही जेरेंड आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, और कुछ शब्द और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि जिनमें हमेशा ही इंफिनिटिव आएगा। तो पहले इंफिनिटिव को देखते हैं।
एक वर्ब, एक फ्रेज होता है कैन नॉट अफोर्ड। इसके बाद याद रखना आपने हमेशा इंफिनिटिव लगाना है। जैसे मैं टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मान लिया एग्जाम आपके नजदीक है और कोई आपको कह रहा है कि भाई चलो यार चलते हैं मछली पकड़ने चलते हैं तो उस स्थिति में आप कहेंगे कि नहीं, मैं टाइम को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अंग्रेजी में आप कहेंगे आई cannot afford to waste my time. I cannot afford to waste my time. ये हो जाएगा। लेकिन अगर cannot के बाद help है, help, तो हालांकि वो दूसरी सेंस में प्रयोग होता है पर उसमें कैन नॉट के बाद ही आता है हेल्प शब्द, तो वो भी देख लें आप कैसे करते हैं। कैन नॉट या कांट भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हुए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी क्रिया। कांट हेल्प, जैसे मैं उसकी सहायता किए बगैर रह ही नहीं सकता। मेरा वो इतना अच्छा दोस्त कि मैं उसकी सहायता किए बगैर रह ही नहीं सकता। मान लिया कोई आपको कह रहा है यार ये आपको हर बार धोखा देता है, आप इसी क्यों मदद करते हैं? तो हो सकता है आपको ये कहना पड़े कि यार इसकी मदद किए बगैर मैं रह ही नहीं सकता। तो वहां पर आप बोलेंगे आई कैनॉट हेल्प, ये तो हो गया, ये रह नहीं सकता। आई कैनॉट है, मैं रह नहीं सकता उसकी मदद किए बिना, वो बिना इसी में शामिल है। आई कैनॉट हेल्प हेल्पिंग हिम। इसी तरह से अगर कोई कहे कि वह खाना खाए बगैर नहीं रह सकता, तो लिखेंगे he cannot help eating food, खाना खाए बगैर। इसमें जेरेंड आना, मेन बात बताने की जो थी वो ये थी कि जब आप कैनॉट हेल्प प्रयोग कर रहे हैं फ्रेज, तो उसके बाद आपने जेरेंड लगाना है, हेल्पिंग, ईटिंग ये लगाना है। और जब आप कैनॉट अफोर्ड यूज कर रहे हैं तो आपने इंफिनिटिव लगाना है। जैसे था आई कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई टाइम, राइट? तो ये था कैनॉट वाले समय। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सी वर्ब है, वो कौन सी मेन वर्ब है जिनके बाद में सिर्फ जेरेंड लगेगा, और वो कौन सी वर्ब है जिनके बाद में हमेशा इंफिनिटिव लगेगा। तो वैसे तो बहुत सारी है, पर हमने ये 15 वर्ब, ये 15 ऐसी चूज की हैं कि जिनके साथ वेरी ऑफन, रेयर सर्कमस्टांसेस के अलावा इनके बाद जीरेंड लगेगा। और ये 15 ऐसी हैं जिनमें रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस के अलावा, यानी बहुत बार, वेरी लाइकली, इनके बाद इंफिनिटिव लगेगा। बस ये चैप्टर खत्म हुआ। बाकी हम एक और बात जेरेंड से रिलेटेड, अगर प्रेपोजिशन है सेंटेंस में और प्रेपोजिशन के बाद आपने लगाना है जेरेंड या इंफिनिटिव, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही जेरेंड आएगा। जैसे तो हम कर रहे थे जेरेंड्स में, ये बता रहे थे कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन के बाद आपने जेरेंड लगाना है
या इन्फिनेटिव लगानी है, ये डिसाइड करना हो तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड लगेगा। ये यानी प्रेपोजिशन के बाद आपने इन्फिनेटिव लगाना ही नहीं है। और एक और बात, अंग्रेजी का एक शब्द होता है वर्थ, WORTH। वर्थ का मतलब होता है योग्य। जब आप किसी चीज को तोल के देखते हैं कि भी ये चीज इसके लायक है कि नहीं है, तो आप वर्थ कहते हैं। जैसे मान लिया कोई आपको कहे कि आप पेन कितने का बेच रहे हैं, कहें कि 2000 रुपए का, तो आप कहेंगे इज इट वर्थ दैट, कि भाई ये 2000 जितना है ये मतलब होता है। तो वर्थ के बाद भी हमेशा ही जेरेंड लगेगा, इन्फिनेटिव कभी नहीं लगेगा वर्थ के। तो जेरेंड का यूज हमने देखा, कैनॉट हेल्प के बाद हमेशा जेरेंड लगेगा, कैनॉट अफोर्ड के बाद हमेशा इन्फिनेटिव लगेगा, वर्थ के बाद हमेशा ही जेरेंड लगेगा। अगर प्रेपोजिशन आया हुआ है, कोई ऐसा फ्रेज है जिसमें प्रेपोजिशन है और उसके बाद आपने देखना है कि इन्फिनेटिव लगेगा या जेरेंड लगेगा, तो आपने हमेशा जेरेंड लगाना है। इसके अलावा फील लाइक, ये एक शब्द होता है, शब्द का फ्रेज है ये। इसके बाद भी अगर आपने प्रयोग करना हो, इन्फिनेटिव या जेरेंड के प्रयोग में से चूज करना हो, तो आपने हमेशा जेरेंड को चूज करना है। इसके अलावा ये 15 वर्ब हमने आपको बताई थी, अवॉइड, माइंड, मिस, डिनाई, एंजॉय, कॉन्फेस, इमेजिन, रिस्क, हेट, स्टार्ट, फिनिश, फील वहां भी आ गया, देखिए फील लाइक, प्रिवेंट, कीप और कंसीडर। इसके अलावा कुछ और भी हो सकती हैं। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको अपने आप पता लगता जाएगा कि इसके बाद तो हमेशा जेरेंड ही आता है, उनको भी आप इस 15 में ऐड कर सकते हैं। इनके बाद जेरेंड आएगा, वेरी ऑफन जेरेंड आएगा। ये 15 एग्री, डिसाइड, रिफ्यूज, विश, वांट, एक्सपेक्ट, होप, प्रॉमिस, लर्न, नीड, प्लान, इंटेंड, एंटर, अटेम्प्ट एंड हेजिटेट। इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। कुछ और अगर ऐसे आए तो आप इस लिस्ट में ऐड करते जाइएगा। और इसके अलावा जब हम आपको ये बता रहे थे कि कुछ मेन वर्ब या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनके बाद जब आप इन्फिनेटिव लगाते हैं तो टू नहीं लगाते, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी लगा देते हैं। उनमें हमने देखा था कि जो सेंसेशन से संबंधित वर्ब्स हैं उनके साथ टू नहीं लगेगा। इसके अलावा रेदर, रेदर देन और बेटर, इसके बाद भी वर्ब अकेली आएगी। इन्फिनेटिव जब लगाना होगा टू प्लस वर्ब नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब आएगा। बट और एक्सेप्ट, ये दो वर्ड और ऐसे थे। इसके अलावा एक शब्द होता है अंग्रेजी का लेट, LET लेट। एक होता है नीड, NEED नीड। ये दो भी ऐसे हैं कि जिनके बाद इन्फिनेटिव लगाते हुए टू नहीं लगाया जाता, इन्फिनेटिव विदाउट टू लगता है, यानी सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। इसके अलावा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought, मस्ट, इनके बाद भी टू के बिना ही इन्फिनेटिव लगता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और दो तीन वर्ब होती है कॉजेटिव वर्ब, जो कि कॉज कराती है काम करवाने का, जैसे मेक, हैव, यानी जैसे मैंने उससे अपना काम करवा लिया। अंग्रेजी होती है आई मेड हिम, मैंने उसको ऐसा करवाया, मैंने उससे ऐसा करवाया। क्या? अपना काम करना, मैंने उससे अपना काम करवाया। आई मेड हिम डू माई वर्क, टू डू माई वर्क नहीं है, आई मेड हिम डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम करवा लिया। या आई हैड हिम डू माई वर्क, यानी ये जो पॉजिटिव वर्ब है हैव और मेक, इसके बाद भी जब इन्फिनेटिव आता है तो वो टू के बिना आता है।
ये बात और आपको और बतानी थी। एक बात और है यहां पर, वो ये है कि जब आप सेंटेंस बनाएं और उसमें जेरेंड लगना हो, आपको पता है कि जेरेंड लगेगा, और उस जेरेंड से पहले जो नाउन या प्रोनाउन लगाना है आपने, उस नाउन या प्रोनाउन का आपने पॉजेसिव केस लगाना है। जैसे मैंने उसे पत्थर लिखने से रोक दिया, I prevented him write a letter। ये वाक्य गलत है। वाक्य सही क्या होगा? I prevented his writing a letter। क्योंकि प्रिवेंट के बाद, प्रिवेंट इनमें है या नहीं है आप लगा लें उसको, ये रहा, प्रिवेंट के बाद हमेशा जेरेंड आता है। तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनने जा रहा है, I prevented him writing a letter। अब क्योंकि जेरेंड आ गया तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, लेकिन हमने बताया कि पॉजेसिव केस लगाना है, तो हिम नहीं हिज आ जाएगा वहां पर। I prevented his writing a letter। मैंने उसका पत्र लिखना मना करवा दिया, मैंने उसको पत्र लिखने से रोक दिया। प्रिंसिपल ने बच्चों को खेलने से रोक दिया। The principal prevented the boys playing। अब क्योंकि जो बॉयज है उसके बाद फिर आपको कोमा एस लगाने की जरूरत नहीं है, बस द बॉयज आ जाए। हाँ, अगर आप ये कहें कि द प्रिंसिपल स्टॉप द बॉयज, बच्चों को रोका, एंड प्रिवेंटेड देम प्लेइंग फुटबॉल, ये देम की बजाय देयर लगेगा यहां पर। प्रिवेंटेड देयर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि देयर पॉजेसिव केस है और देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो जब आप जेरेंड लगा रहे हैं तो आपने देम की बजाय देयर लगाना है। हाँ, अगर वहां पर कोई प्लूरल है ऑलरेडी आया हुआ है, जैसे थर्ड पर्सन बॉयज आया हुआ है, वहां पर आप कोमा नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगता है। इतनी भी ज्यादती नहीं करनी है कि आप अपोस्ट्रोफिस एस लगा के वहां पर उसको पॉजेसिव केस बनाए। वैसे बन सकता है तो बनाना है, जैसे देम का देयर बन गया, लेकिन प्रिवेंटेड द बॉयज के ऊपर आप अपोस्ट्रोफिस एस लगाएं, ऐसा नहीं करना है। एक ये बात थी। अब देखिए हम ये कुछ सेंटेंस करें। इन सेंटेंस में हमने देखना है कि इंफिनिटिव लगेगा या जेरेंड लगेगा, वो देखना है। और इनमें से कुछ तो हमने एक वो जो बुक है अंग्रेजी की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, कुछ तो उससे लिए हैं और कुछ एक आध मैंने अपने आप भी डाले हैं। देखिए कैसे। I am looking forward to see you। अब ये सी है, इसकी जगह हमने टू सी लगाना है या सीइंग लगाना है। ये देखिए हमारा जो फ्रेज है वो है लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये टू प्रेपोजिशन है और हमने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आता है। इसीलिए ये सोचने की बात नहीं है कि टू सी लगेगा या सीइंग लगेगा। ये टू तो लगा ही हुआ है पहले से, ये प्रेपोजिशन, ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट है ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये उसका पार्ट है। तो टू आ गया तो टू एक प्रेपोजिशन है, टू, ऑन, इन, अप, ऑफ, अगेंस्ट, फ्रॉम, ये सब प्रेपोजिशंस है। तो इसके बाद इसकी जेरेंड वाली फॉर्म आएगी तो सीइंग हो जाएगा। ये हुआ करेक्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। मैं आपसे मिलने के लिए आतुर हूं। दूसरा, ही गेव अप, और उसके बाद टू स्मोक आएगा या स्मोकिंग आएगा, ये देखना। मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आता है। प्रेपोजिशन है अप, तो इसके बाद हमेशा जेरेंड आएगा। यू आर फॉन्ड ऑफ, ऑफ आ गया
ऑफ के बाद हमेशा जेरेंड, तो ईटिंग आ जाएगा। ये करेक्ट फॉर्म है। डू नॉट फॉरगेट टू लॉक या लॉकिंग द डोर बिफोर टू गो या गोइंग टू बेड। देखिए यहां तो पक्का है, बिफोर आया है तो ये एक प्रेपोजिशन है, बिफोर या आफ्टर ये सब भी प्रेपोजिशन होते हैं। इसके बाद जिरेंड आएगा तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। अब ये है फॉरगेट, फॉरगेट टू लॉक। फॉरगेट देखिए उस उधर है या इधर है, मेरे ख्याल से किसी तरफ भी नहीं है। तो जब किसी तरफ भी ना हो तो आप एक और अंदाजा लगा सकते हैं। देख लीजिए अगर ये सेंस की बात है, अगर आपको समझ आ जाए तो, समझ आ गया तो लगेगा ठीक। तो देखिए जब आप दो एक्शन है, एक आप मेन वर्ब में कह रहे हैं और एक आप इंफिनिटिव या जेरेंड में कह रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट, एक तो फॉरगेट भूलना, दूसरा है लॉक ताला लगाना। आप पहले भूलेंगे या पहले ताला लगाएंगे? भूलेंगे। लगाना या नहीं लगाना ये बाद की बात है। तो जब आप मेन वर्ब पहले आनी हो तो आप इंफिनिटिव लगाते हैं। सो ही डू नॉट फॉरगेट टू लॉक, ये प्रॉपर फॉर्म है। इसको एक और से क्लियर हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी के दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिफ्यूज, मना करना, एक होता है डिनाई, DENY, डिनाई। वो भी लगभग मना करना होता है, वो मुकर जाना होता है बेसिकली। जब आपने कोई काम किया हो और बाद में कहे कि आपने नहीं किया, तो वहां पर शब्द होता है यूज डिनाई। आप उसको किए हुए से मुकर रहे हैं या कहे हुए से मुकर रहे हैं। और आप आगे आपसे कुछ करने को कहा जाए और आप उससे मना कर दें तो आप रिफ्यूज कर रहे हैं। तो जब आप रिफ्यूज वर्ड यूज करेंगे उसके बाद आपने देखना हो कि आप इंफिनिटिव लगाएंगे या जेरेंड लगाएंगे। तो रिफ्यूज के बाद आपने इंफिनिटिव लगाना है, यानी जो मेन वर्ब है वो नेक्स्ट जो वर्ब है जो इंफिनिटिव या जेरेंड का प्रयोग होगा जिसमें, उससे अगर पहले होनी हो तो आपने इंफिनिटिव लगाना है। और वो घटना जिसमें इंफिनिटिव या जेरेंड यूज हो रहा है जिसके लिए वो पहले हो चुकी हो तो आपने वहां पर जेरेंड लगाना है। और अगर बाद में होनी हो वो घटना को, देखिए फिर से, सॉरी शायद आपको ठीक से क्लियर नहीं हुई। अगर मेन घटना, मेन वर्ब वाली घटना बाद में हो रही है और इंफिनिटिव या जेरेंड वाली घटना पहले हो चुकी है तो आपने मेन वर्ब के बाद में जेरेंड लगाना है। और अगर इंफिनिटिव या जेरेंड वाली घटना मेन घटना के, मेन वर्ब के बाद में होनी हो तो आपने इंफिनिटिव या जेरेंड में से इंफिनिटिव लगाना है। रिफ्यूज में क्योंकि आप जो मना करेंगे वो बाद में होना है इसलिए आपने इंफिनिटिव लगाना है। और डिनाई में क्योंकि वो काम जो आपने, जिससे आपने मुकर जाना वो पहले हो चुका है, इसीलिए आप यहां पर जेरेंड लगाएंगे डिनाई के बाद। ओके, देखिए अब इसमें ये जो था फॉरगेट, भूलेंगे उसके बाद होगा ये लॉक करना या ना लॉक करना, इसलिए इसके बाद इंफिनिटिव लगा। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया था कि पहले और बाद वाला, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल लॉ है, सेंस की बात है। यूनिवर्सल लॉ तो ये है कि अंग्रेज जैसा लिखते हैं वैसे ही हमें लिखते हैं, यूनिवर्सल बात तो ये है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे अंग्रेजों से ऐसा समझा गया है कि जब वो पहले हुई घटना का जिक्र करें तो इंफिनिटिव या जेरेंड में से इंफिनिटिव लगाते हैं, और आने वाली घटना मेन वर्ब के बाद होनी हो तो वहां पर इंफिनिटिव। ओके, नाउ
Do not forget to lock the door before going to bed. Next sentence. Baba Ramdev decided. अब ये disguise में disguise होता है भेष बदलना. To disguise या disguising himself by to dress या dressing as a woman. ठीक है. बाबा रामदेव ने क्या करने का, एक औरत की तरह कपड़े पहनकर भेष बदलने का फैसला किया. अब यहां पर है डिसाइडेड, फैसला करना. फैसला करते हुए उन्होंने ये देखना है कि बाद में क्या करना है. ये फैसला करना पहले है और उसके जो इन्फिनिटिव या जेरेंट वाला एक्शन है वो फैसले के बाद आएगा. इसीलिए इसमें आप लगाएंगे इन्फिनिटिव. डिसाइडेड टू डिस्गाइज himself. अब ये बाई आ गया. बाई एक प्रीपोजिशन है और ड्रेस के बाद फिर आईएनजी आ जाएगा, जेरेंड बनेगा. एज ए वुमन. अगर द बॉयज लाइक टू प्ले गेम्स या प्लेइंग गेम्स बट हेट टू डू लेसन्स या डूइंग लेसन्स. यहां भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सीखनी है. जब आप वैसे तो देखिए हेट सब यहां पर होगा, ये रहा हेट के बाद जेरेंड आना है. लेकिन जब आप कहें कि द बॉयज लाइक टू प्ले गेम्स या आप कहें द बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, ग्रामेटिकली दोनों चीजें ठीक हैं, लेकिन उनकी सेंस में, उनके मीनिंग में फर्क है. जब आप कहते हैं द बॉयज लाइक टू प्ले गेम्स, इसका मतलब है कि बच्चे गेम खेलना चाहते हैं. अब की बात है. चाहे उनको वैसे खेलना पसंद ना हो, लेकिन वो अब खेलना चाहते हैं. अब दे लाइक टू प्ले नाउ. जब आप इन्फिनिटिव लगा रहे हैं तो नाउ की बात है. और जब आप कहते हैं कि द बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, इसका मतलब ये उनका जनरली ऐसा होता है, हमेशा वो ऐसा करते हैं. और देखिए उससे वही सेंस आ रही है. द बॉयज लाइक प्लेइंग गेम, बच्चों को गेम खेलना पसंद है. काम करना कहां पसंद होता है, पाठ पढ़ना कहां पसंद होता है. इसलिए प्लेइंग. द बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स बट हेट डूइंग लेसन्स. दोनों में जेरेंड आ जाएगा. अगला आई कुड नॉट हेल्प, ये आ गया. कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प जो हमने बताया था ये. इसके बाद हमेशा जेरेंड आना ही है. आई कुड नॉट हेल्प ओवर हियरिंग व्हाट यू सेड. जो आपने कहा मैं उसके बगैर, उसको सुने बगैर रह ही नहीं सका, मुझे अपने आप ही सुन गया. तो ओवर कुड नॉट हेल्प के बाद जेरेंड. अगला प्लीज गो ऑन टू राइट या राइटिंग. एक तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस है. आई डू नॉट माइंड टू वेट या वेट. देखिए गो ऑन तो प्रीपोजिशन आ गया. प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड, तो यहां पर आईएनजी ई का आई बन जाएगा और ये बन गया जेरेंड. आई डू नॉट माइंड टू वेट नहीं आएगा क्योंकि माइंड इन में है. ये इसके बाद भी जेरेंड आता है. आई डू नॉट माइंड वेटिंग. ये हो गया. लास्ट सेंटेंस हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम. उसके डॉक्टर ने उसको सलाह दी टू गिव अप या गिविंग अप, जॉग टू जॉग या जॉगिंग. देखिए
ये वही बात है, एडवाइस। एडवाइस आपको ना यहां मिल रहा है ना वहां मिल रहा है, मेरे ख्याल से वहां नहीं है। यस, नहीं है, वहां नहीं है, पर आप वहां डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको नसीहत दे रहे हैं, जो नसीहत देने वाला काम है वो बाद में होगा, नसीहत देने का पहले होगा, तो इसलिए इसके बाद इंफिनिटिव आएगा। His doctor advised him to give up, छोड़ने की सलाह दी, छोड़ने की सलाह दी उसको। अब गिव अप के बाद टू जोग या जोगिंग है, गिव अप में ये प्रीपोजिशन है जिसके बाद आप लगा रहे हैं, इसलिए जोगिंग आ जाएगा, टू जोग नहीं आएगा, जेरेंड आएगा, इंफिनिटिव नहीं आएगा। यस, तो इसी तरह से बस आप देख सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने क्या क्या बताया, चाहे तो मैं समराइज कर दूं। पहले हमने बताया कि इंफिनिटिव का प्रयोग कभी कभी बिना टू के होता है, यानी सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और वो परिस्थितियां होती हैं, एक तो जब मेन वर्ब सेंसेशन से संबंध रखता हो, जैसे सुनना, सुनने से संबंधित जितने भी वर्ब्स होंगी, हियर, लिसन, देखना, देखने से संबंधित जितने भी वर्ब होंगी, सी, वॉच, व्यू, ऑब्जर्व, नोटिस, ये सब। इसके अलावा फील, ये, और इसके अलावा जो दो शब्द होते हैं बट एंड एक्सेप्ट, उनके बाद भी टू नहीं लगता, और लेट और नीड, उसके बाद भी टू नहीं लगता, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इसके बाद भी टू नहीं लगता। और जैसे कुछ शब्द होते हैं कि जिनमें कॉजेटिव एक्शन होता है, कॉजेटिव वर्ब होती हैं, हैव एंड मेक, उनके बाद भी टू नहीं लगता। और इसके अलावा अगर दो इंफिनिटिव हैं, जुड़े हुए हैं एक ही सेंटेंस में, तो जो बाद वाला इंफिनिटिव है उसके लिए उसके साथ टू लगाने की जरूरत नहीं है। और एक अब फिर हमने ये देखा कि भाई हम किसी सेंटेंस में इंफिनिटिव लगाएं या जीरेंड लगाएं, ये देखा हमने। ये देखा कि जब हम कैन नॉट अफोर्ड यूज करते हैं फ्रेज, तो उसके बाद हमेशा इंफिनिटिव आता है। कैन नॉट हेल्प जब यूज करते हैं उसके बाद हमेशा जेरेंड आता है। इसके अलावा हमने ये 15 वर्ड्स देखी जिनके बाद इंफिनिटिव आता है। इस 15 में आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो दो वर्ब हैं उनमें से अगर मेन वर्ब पहले होनी हो, मेन वर्ब वाला एक्शन पहले होना हो, और इंफिनिटिव और जेरेंड वाला एक्शन बाद में होना हो, तो हमने इंफिनिटिव को चूज करना है मेन वर्ब के बाद। और अगर इंफिनिटिव और जेरेंड वाला एक्शन पहले हो चुका हो मेन वर्ब वाले एक्शन से, तो आपने मेन वर्ब के बाद जेरेंड लगाना है। इसके अलावा कैन नॉट हेल्प अगर आप फ्रेज यूज कर रहे हैं तो आपने जेरेंड लगाना है। और अगर आप किसी प्रेपोजिशन के बाद यूज कर रहे हैं तो आपने हमेशा जेरेंड लगाना है। अंग्रेजी का एक शब्द है वर्थ, उसके बाद अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपने हमेशा जेरेंड लगाना है। इसके अलावा ये 15 वर्ब हैं जिनके बाद आपने जेरेंड लगाना है। और एक बात और हमने आज की कि जब आप किसी जेरेंड से पहले नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उस नाउन या प्रोनाउन की आपने पॉजेसिव फॉर्म यूज करनी है, लेकिन अपोस्ट्रोफिस वगैरह लगाने की एक्सटेंट तक नहीं जाना है। ये हमने आज किया। इसके अलावा हमने ये भी किया कि कुछ इंफिनिटिव ऐसे होते हैं कि जिनसे पहले हाउ भी लगता है और उसके बाद टू और वर्ब की पहली फॉर्म आती है। और वो एक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई विधि बतलाई गई हो किसी काम को करने की, किसी विधि से होने वाले काम हो, जैसे कि ही टोल्ड मी
how to cook food. I am learning how to ride a bicycle. They have learned how to ride a horse, and they have learned how to prepare food. इस तरह के वाक्य ये हमने आज किया। उसके अलावा हमने क्या किया? उसके अलावा हमने ये किया कि कुछ सेंटेंसेस में आप इन्फिनेटिव के एंड में प्रेपोजिशन भी लगाते हैं, जैसे आई हैव ए पेन टू राइट विथ, दे डोंट हैव ए हाउस टू लिव इन। तो लास्ट में आप जो प्रेपोजिशन लगनी चाहिए वो ऐड कर देते हैं। ये भी हमने सीखा। बस मेरे ख्याल से ये सीखा है। इसके अलावा हमने दो चीजें और सीखी हैं कि जब आप ये कहते हैं कि आई सॉ हिम प्रिपेयर द फूड, और आप ये कहें कि आई सॉ हिम प्रिपेयरिंग द फूड, इसमें ये फर्क है कि जब आप प्रिपेयरिंग द फूड कहते हैं, यानी जब आप जिरेंड यूज करते हैं, तो आपने उसको एक बार देखा है, और जब आप कहते हैं कि आई सॉ हिम प्रिपेयर फूड, यानी जब आप इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो आपने पूरे एक्शन को देखा है खाना बनाने की। ये हमने आज किया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा, और अपने ओपिनियन को वीडियो देखने के बाद जरूर इंडिकेट करें और बताएं कि आपकी और रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, थैंक यू।